Hello students, today we will talk about Victorian poetry. The Victorian age covers the events in the age of Queen Victoria's age, that is 19th century, and the span of this period is 1837 to 1901. It was an era of social unrest, economic turmoil, political fermentation, witnessing some of the major events of human history, industrial revolution, French revolution, social reforms initiated by John Howard, Bentham, Romilly, Wesley. It was an era of industrial progress, science and technology that developed too much. Because of the development of science and technology, what happened? There was a vast change. When man reached moon, how anybody can believe that moon is a goddess? है Similarly, when there are what to say, because of the progress of science, when there is a treatment, when there are medicines for the particular disease, nobody can believe that it is because of the anger of some goddess that the person is suffering from smallpox or like that. So, as a result of that, the total structure changed. Old values, they were fast deteriorating, and new values were not powerful enough to convince a man. So it was a period of unrest. Man was hanging like the pendulum of a clock. जो काम पहले machines, जो काम अब machines कम समय में करती हैं, वो काम उस समय में लेबर्स करते थे. बिकॉज ऑफ दैट नाउ, क्योंकि चेंज हो गया, अब काम वो मशीन्स कर लेती हैं और कम समय में करती हैं, तो लेबर अब उतनी नहीं रिक्वायर्ड है. दैट्स वाई अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर. है ना. जब आदमी चंद्रमा पे पहुंच गया तो चंद्रमा को अब कोई गॉडेस नहीं मान रहे. जब बीमारियों का इलाज जो है वो दवाई से हो रहा है, तो कोई अब उन अंधविश्वासों में नहीं पड़ता, झाड़ फूक इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ता. तो रिलीजन का में जो फेथ है, गॉड में जो फेथ है, ये वाली चीज़ें जो हैं अब कम हो रही थी. है ना. मास प्रोडक्शन हो रहा था इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन बाय मासीज. है ना. So all these things, the social changes which took place at that time, that affected the literature of this age also. The germination of seeds of democratic ideals, emergence of scientific outlet, है ना. फिर पब्लिकेशन ऑफ डार्विन्स टेक्स्ट. डार्विन की जो इवोल्यूशन थियरी आई कि भाई आदमी जो है वो सिंगल सेल्ड अमीबा से बॉर्न हुआ है, फिर सिंगल सेल्ड, टू सेल्ड, थ्री सेल्ड, फोर सेल्ड, तो इस तरह से हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए एक ह्यूमन बीइंग को बनने में. तो इस तरह की जब थियरीज लोगों के नोटिस में आई, तो उनको लगा कि कोई भगवान नहीं होता, सब कुछ साइंटिफिक है, सब कुछ नेचुरल है, देर इज नो सुपर नेचुरल. तो देर वॉज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड साइंस. नाउ द चीफ करेक्टरिस्टिक्स लेट्स सी. तो इन सब चेंजेस ने लिटरेचर को भी इफेक्ट किया. तो अब देखें कि लिटरेचर में, अब पोइट्री में क्या क्या मेन करेक्टरिस्टिक्स थी. है ना. अब इस टाइम की पोइट्री में क्या था. द पोइट्री ऑफ दिस पीरियड is rich in medieval legends, myths, fables. It is more realistic and less idealized in its nature and outlook. पोइट्री उतनी आइडियलिस्टिक नहीं रही. कौन सी एज में. विक्टोरियन एज. इट फोकसेस ऑन द अर्बन लाइफ, शहरी जिंदगी, शहर की जिंदगी से जुड़ी हुई बातें, शहर की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे, इन बातों को पोइट्स अपनी पोइट्री में बताने लगे. फिर इमेजरी प्रेजेंटेशन में भी बहुत चेंज आ गया. इमेजरी क्या होता है. वर्ड पिक्चर्स. कि पोइट वर्ड्स ऐसे यूज करता है जिससे कि पढ़ने वाले के जो दिमाग में है एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है. देन there are conflicts between religion and science and other burning social issues of the day found expression in the poetry of this age. And the most representative poets of this age are
अल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, शी वाज आल्सो अ पोएटेस। जॉर्ज मेरेडिथ, मैथ्यू आर्नोल्ड, है ना। टेनिसन के जो वर्क्स हैं, प्रिंसेस, इन मेमोरियम, मॉड, आइडल्स ऑफ द किंग, ब्राउनिंग के जो ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं, है ना, ब्राउनिंग्स ड्रामेटिक मोनोलॉग, they bring out the interest in soul dissection, है ना। ब्राउनिंग की साइकोलॉजी की उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग थी, तो ऐसा ही वो अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स में दिखाता है। These were the characteristics and these were the poets of the Victorian age. Now next is modern poetry. Modernism was a literary movement. It was a literary movement, movement, which covered the period of last decade of 19th century to the beginning of Second World War. कहाँ से स्टार्ट हुआ ये? 19th सेंचुरी के लास्ट डेकेड से ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बिगिनिंग तक का पीरियड। इट इज ए ब्रॉड टर्म, इट कैन मैसेज number of ideological groups, literary movements, various schools of literature, art, thought coexisting in Europe also at the same time. So these include symbolism, post-impressionism, expressionism, imagism, decadence, dadaism, surrealism, ये सब thoughts जो थे, ये सब philosophies जो थी, ये सब इस पीरियड में important. The poetry of this period is traditional in form and subject matter. Prior to the First World War, Georgian poets like Rupert Brooke, Edward Marsh, Robert Graves, John Drink, they occupied the central stage of English literature. However, a little later, the soldier poets emerged, whose poetry depicted the horrors of war and the resultant disillusionment. Disillusionment, you understand? कि किसी तरह का अब कोई भ्रम नहीं है, हमको रियलिटी का बहुत अच्छी तरह से पता है. So this period is quite remarkable and noteworthy that the three strongest pillars of the most, or we can say the most representative poets of this age were all outsiders. W.B. Yeats, an Irish, whereas T.S. Eliot and Ezra Pound, both of them were Americans. So anyway, the chief characteristics of this is chief characteristics of the poetry of this age is the range of diction extended enormously. Diction का रेंज बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड था, स्लैंग वर्ड्स यूज होते थे, कोलिक्वलिज्म बहुत ज़्यादा होता था. कोलिक्वलिज्म यू अंडरस्टैंड? कोलिक्वलिज्म मतलब बोलचाल की भाषा वाले शब्द यूज होते थे, जार्गन्स, ये सब था. There was a revolutionary extension of the subject matter. Unconventional, uncommon themes were chosen. In fact, no theme remained unnoticed and untouched by the modern poets. करंट themes को उठाते थे. उस टाइम पे सोसाइटी में जिस इशू की, जिस बात की, जिस मुद्दे की जरूरत होती थी, उसकी बात करते थे poets. Trams, trains, locomotives, airplanes, ये important themes के poets. Nature, patriotism, love of homeland were also added to the stock of already existing themes. So again we see that the poetry of this period also reflects the mood of pessimism and the temper of disillusion, which were the hallmarks of this age. T.S. Eliot is a representative poet of this age, and his masterpiece, The Waste Land, which was published in 1922, encapsulates the spirit of the age to the fullest. I will talk about The Waste Land just now. It depicts the disillusionment,
इस पोएम में सब कुछ दिखाया है, जो भी मॉडर्न पोइट्री की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन सबको टी.एस. एलियट ने अपनी इस पोएम में दिखाया. So it depicts the disillusionment, ambiguity, despair, dejection, fragmentation of the age. At the same time, optimistic ending echoes of the denizens of this age. The other important prominent poets of this age include Cecil D. Lewis, W. H. Auden, Stephen Spender. So the wasteland, let's talk about wasteland and its theme and structure and other such things. Then you will understand that what type of poetry is in the modern age. This wasteland is a very long poem of 433 lines. And here the basic theme of the poem is the spiritual decay and degeneration of modern urban civilization. मॉडर्न अर्बन है ना, शहरों में रहने वाली जो सभ्यताएं है उसमें कैसे इतना आध्यात्मिक पतन और इतनी गिरावट आ गई है ना. रीजनरेशन इज नॉट पॉसिबल. सो द पोएट इज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग एंड he has divided the poem in 5 sections: the burial of dead, a game of chess, fire sermon, death by water, and then what the thunder said. So he uses again here the cinematic technique. So you see cinematic technique, जैसे सिनेमा में छोटी छोटी सी वो दिखाते हैं कि भाई आज दौड़ते दौड़ते ही वो बंदा यंग हो गया, बचपन से बच्चे से वो यंग हो गया, या वो एक सीन दिखाया उससे अगले सीन में अपन देखते हैं ओल्ड हो गया है ना. तो इस तरह से यहाँ पर भी हमें अलग अलग लाइफ की, मतलब लाइफ की सोसाइटी में अलग अलग पिक्चर्स दिखाए. जैसे कि जर्मन प्रिंसेस की बात कर रहा है फर्स्ट सेक्शन में, बता रहा है कि कैसे वो इंटरनेशनल ग्लोब ट्रेटर है, कैसे वो अब आई हुई है ना, और कैसे वो यहाँ पर दिखा रहे हैं उसको. फिर मर्चेंट की बात हो रही है, फिर एक टाइपिस्ट गर्ल की बात हो रही है जो कि अपनी जिसकी बॉडी को उसने कंपेयर किया लाइक ए टैक्सी थ्रोविंग वेटिंग है ना. अब बात करते हुए टी.एस. एलियट यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं कि भी जो सेक्सुअल परवर्सिटी है that is the main reason for the spiritual decay and degeneration. Materialism and sexual perversity. Sexual perversity समझ गए कि morality है ही नहीं. Earlier sex was used for this expression of love or for the reproduction of children, and now sex is just having no purpose, है ना, just for money, just for entertainment. People are taking it. No moral values are there, है ना. तो इस तरह से फिर वो लास्ट सेक्शन में फर्स्ट व्हाट द थंडर सैड इस तरह का दिखा रहा है कि वर्ल्ड वार के बाद का क्या सीन है, कैसे है. फिर वो सुनते हैं कि क्राइस्ट का बर्थ हुआ है, तो 2 पिलग्रिम्स जा रहे हैं क्राइस्ट, बेबी क्राइस्ट को गिफ्ट करने और मिलने. तो वहाँ पर जब जा रहे हैं रास्ते में बहुत परेशानियां हैं, बहुत तकलीफ है. जब वो चल रहे होते हैं तो उनको लगता है कि भी एक जना और भी है साथ में, क्योंकि उसकी शेडो दिख रही है, लेकिन देखते हैं तो वो 2 ही जने हैं, देयर इज नो थर्ड पर्सन, है ना. तो वहाँ एलियट बता रहा है कि अरे वो थर्ड पर्सन गॉड है ना, जो दिखाई नहीं दे रहे. अगर इंसान कुछ अच्छा कर्म करने की इच्छा रखता है, कुछ अच्छा कार्य करने की इच्छा रखता है, तो गॉड अपने आप उसके साथ हो जाते हैं. तो इस तरह से करते करते उसने लास्ट में मतलब पोएम को बहुत अच्छे नोट पे, ऑप्टिमिस्टिक नोट पे ख़त्म किया कि भाई दाता दया धाम दामत्य, गिव टू सिंपथाइज टू कंट्रोल, है ना. टू गिव, अगर हम अपने आप सेक्रीफाइस करें, है ना, अपने आप को कमिटेड कर दें किसी भी अच्छे काम के लिए, है ना. टू कंट्रोल अपनी वेवार्ड इम्पल्सेस को, अपने जो मन तो चंचल होता है, हर गलत काम करने के लिए हाँ करता है, तो अपनी वेवार्ड इम्पल्सेस को अपन कंट्रोल करें, है ना. दामत्य, दामत्य मतलब क्या होता है, टू गिव, टू सिंपथाइज, टू कंट्रोल, है ना, टू
गिव, टू सिंपथाइज, टू कंट्रोल। अगर हम वेवार्ड इम्पल्सिस को क्रिएट करें, अपने आप को किसी अच्छे कॉज के लिए डिवोटेड कर लें, तो अपने आप से ही जो ये डिजीज है मॉडर्न अर्बन सिविलाइजेशन का, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से, हालांकि पोएम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो स्पाइरल अप एंड डाउन लगता है, यूँ लगता है कि प्लॉट डेवलपमेंट है ही नहीं। तो ऐसे ही लिखते हैं मॉडर्न पोएट्स। मॉडर्न पोएट्स दे आर एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू टेक्निक्स, है ना, नई नई टेक्निक्स यूज करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे पोएटिक शॉर्ट हैंड यूज किया। अदरवाइज जितनी बड़ी जो कुछ एलियट कहना चाह रहा है, अगर वो नॉर्मल उसमें कहता तो पता नहीं कितनी किताबें मर जाती। लेकिन पोइट ने यहाँ पर पोइटिक शॉर्ट हैंड टेक्निक यूज की, एल्यूजन्स यूज किए। कभी कोई राइटर की बुक का एग्जांपल दे रहा है, कभी हिस्ट्री की बुक में से, कोई ज्योग्राफी की बुक में से, कोई रिलीजन की बुक में से, है ना, सिनेमेटिक स्टाइल में क्लिप्स अलग अलग दे के वो अपनी बात को एक इफेक्टिव वे से हम तक कन्वे कर रहा है। सिंबोलिज्म बहुत यूज किया है ना, एल्यूजन्स बहुत यूज किए हैं। तो इस तरह से वो अपनी बात को कह रहा है, और थीम वही मॉडर्न है। और फिर वो पोएम ऐसे लूज लगती है, एक कॉमन रीडर को वो कंफ्यूजिंग सी और ऐसे लूज लगती है कि कोई लिंक ही नहीं है फर्स्ट सेक्शन में, सेकंड सेक्शन में, लास्ट सेक्शन में, लाइक दैट। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि उसने यहाँ मिथिकल टेक्निक यूज किया है एलियट ने। टायरसियस यूज किया। टायरसियस को एक मिथिकल करेक्टर दिखा रहे हैं, जिसको एक बून मिला हुआ है इमोर्टैलिटी का, है ना, कि वो कभी मर नहीं सकता, है ना। तो उसने सभी एजेस देखी हैं, पास्ट की भी देखी है, प्रेजेंट की भी देखी है, और फ्यूचर की भी देखेगा। तो वही घूम रहा है जगह जगह पे, और वही अपन को जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कुछ पढ़ रहे हैं हम पोएम में, वो सब हमें कौन बता रहा है? टायरसियस बता रहा है। So, Tiresias is the link that unites all the sections, or whatever the poet tells us. So, what I wanted to tell you is that the modern poets, they use themes, current issues of the society of that time. Secondly, they experiments with new forms, new techniques, and in that way their poetry is never easy one, कि आप इजी चेयर पे बैठो और आराम से उसको खोल के बैठे हो और तुम्हें समझ आ जाए। मॉडर्न पोइट्री इज नॉट लाइक दैट, है ना। आई होप यू मस्ट हैव got some idea of what modern poetry is. Thank you. Thank you.